शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बता रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आया है। ज्ञानवापी मस्जिद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। जिला जज पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पूरे 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। डीएम वजू का इंतजाम करें, ये बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें। तो ये बड़ी खबर आपको ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई बता रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में अब ये केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि आगे की सुनवाई, आगे की हियरिंग उनकी तरफ से की जाए। 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश ये जारी रहेगा। और इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष का ध्यान रखते हुए भी कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि डीएम वजू का इंतजाम करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बता रहे हैं। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग को जवाब दे दिया है। रांची के अनगढ़ा में खदान लीज मामले में उन्होंने जवाब दाखिल किया। साल 2008 से लेकर अब तक खदान लीज को लेकर प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। 88 डिसमल के खदान लीज से संबंधित वास्तविक जानकारी समाहित की गई और आज निर्वाचन आयोग की मियाद पूरी हो रही थी और इसीलिए हेमंत सोरेन ने अपना जवाब दिया है। निर्वाचन आयोग ने पिछले 10 दिनों का वक्त दिया था। 2 मई को सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। तो ये बड़ी खबर आपको सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बता रहे हैं। साल 2008 से लेकर अब तक की इस मामले को लेकर खदान लीज की प्रक्रिया की जानकारी उनकी तरफ से दी गई है और आज ही 10 दिनों का वक्त पूरा हो रहा था और ऐसे में उनके लिए जवाब देना जरूरी हो गया था। इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपना जवाब दाखिल किया। निर्वाचन आयोग ने जवाब की तलब की थी। तो राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अनगढ़ा में खदान लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने अपना जवाब दिया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, सीएम हेमंत सोरेन ने आज अपना जवाब तो दे दिया है, लेकिन अब आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? देखिए, जो आगे की प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग को देखना है। चुनाव आयोग के पाले में अब गेंद है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब टाइम पिटीशन दिया गया था उस वक्त भी उसके तुरंत बाद दूसरे दिन ही 10 दिनों की मोहलत दी गई थी और आज जिस तरह से जवाब वहां रिसीव करा दिया गया है, तो अब ये देखना होगा कि आगे चुनाव आयोग कब इस पर निर्णय लेती है। दूसरा यह भी है कि इस पूरे मामले में अगर आप देखें, जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो जवाब दिए गए हैं वो वही जवाब हैं जो इस वक्त, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें या हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें, जो सरकार के द्वारा इस खनीज लीज के मामले में जो दलील कोर्ट में दी गई है, उन्हीं बातों को जवाब में भी समाहित किया गया है। मतलब साफ है कि जो अब तक जेएमएम कहती रही है, चाहे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मामला जो लगातार आरोप लगते रहे हैं उससे इनकार करना, 2008 से लेकर अगर अब तक की बात करें, जो अनगढ़ा में जो 88 डिसमिल की एक खदान है उसमें अब तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं होना, किसी तरह का कोई खनन नहीं होना, बिजली का कनेक्शन नहीं होना, जो भी अब तक चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2009 की बात करें, 14 की बात के द्वारा शपथ पत्र में इस लीज का उल्लेख करना, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। लेकिन सब कुछ अब चुनाव आयोग पर डिपेंड करेगा कि चुनाव आयोग इस जवाब से कितना सहमत होती है, कितना असहमत होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश, तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मसले को लेकर अब चुनाव आयोग तक जवाब दाखिल किया जा चुका है। हेमंत सोरेन ने अपने जवाब रख दिए हैं। अब ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि इस पूरे मसले को लेकर कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। और अगली खबर सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। तमाम मामलों की सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और शेल कंपनियों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। माइनिंग लीज और शेल कंपनी से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनाव
चुनौती दी गई। सीएम हेमंत सोरेन पर अपने नाम पर खदान लीज लेने और शेल कंपनियों में निवेश करने के संगीन आरोप लगे। दरअसल 17 मई को शेल कंपनियों से जुड़े मामले में जो फैसला आया था, उसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और इसी को लेकर अब यह सुनवाई टाल दी गई है। अगले मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। सरकार की अर्जी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि कोर्ट के पास सब मौजूद हैं। सर, झारखंड की पूरी नजर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर थी। क्या याचिका थी और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली क्यों? देखिए, जो हम लोगों का ओरिजिनल याचिका है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसमें सीबीआई जांच के लिए हेमंत सरकार के खिलाफ शेल कंपनियों का और उनके द्वारा स्वयं लिए गए माइंस का, इस पर माननीय न्यायालय के समक्ष लोग जो है, जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ मेंटेनेबिलिटी पे और सीलबंद लिफाफे को वो लोग चाहते हैं कि देखना चाहते हैं। ईडी ने जो फाइल किया, तो ये देखना चाहते, उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने रिफ्यूज किया था। उसी का लेकर इन्होंने फाइल किया था। आज उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन मेंशन किया गया मिस्टर सिब्बल साहब के द्वारा, और उसको टाइम नहीं रहने के चलते उसको रख दिया गया है। माननीय न्यायालय ने रख दिया है ट्यूसडे को। हालांकि ट्यूसडे को ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी सुनवाई फिक्स्ड है 11 बजे। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो फिर ट्यूसडे को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी? जुडिशियल डिसिप्लिन तो यही कहता है कि उस दिन जो है डेफर हो जाएगा। लेकिन एक और मामला है जिसको हम लोग रेज करेंगे, जो तीसरा मामला है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज में नहीं है, और न ही उसमें कोई भी न हेमंत सोरेन पार्टी है और न ही कोई इंडिविजुअल पार्टी है। उसमें जो पूजा सिंघल पार्टी है, जिसके खिलाफ 19.31 करोड़ कैश निकला है, उसमें ईडी तो कर ही रही है, वही रेड की है, उसी को कम से कम हम समझते हैं कि कैश तो मिला ही है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। लेकिन क्या है कि उसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दिया था, उसमें राज्य सरकार को रिप्लाई देना है ट्यूसडे के पहले। तो हमको लगता है कि फर्स्ट और सेकंड जो मैटर है हेमंत सोरेन वाला, उसको नहीं सुनेगा वो लोग। पूजा सिंघल के मामले को सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। मंगलवार को वेकेशन बेंच, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दिन है, उसके बाद वहीं मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की आज कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड बढ़ा दिया है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट से 5 दिनों का रिमांड मांगा था, वहीं कोर्ट ने सीए सुमन कुमार सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब पूजा सिंघल से अवैध खनन सहित कई बिंदुओं पर फिर से पूछताछ होगी। कोर्ट में पेशी के बाद पूजा सिंघल पर फिर ईडी कार्यालय वो पहुंची। वहीं इस मामले में कई डीएमओ हैं ईडी के रडार पर। ईडी की ओर से यह कहा गया है कि 2 जिला खनन पदाधिकारी के साथ पूछताछ अभी बाकी है। वहीं अभी यह भी साफ नहीं हुआ कि सीए के ठिकानों से मिले कैश का आखिर सोर्स क्या था। इसके साथ ही पल्स हॉस्पिटल पर भी जांच अधूरी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ी हुई, और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, रिमांड की अवधि तो अब 5 दिनों की बढ़ा दी गई, लेकिन जिस तरीके से डीएमओ की बात सामने आ रही है, पल्स अस्पताल की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से पूजा सिंघल से लगातार पूछताछ की जा रही है, उस मामले में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं ईडी को कई मामले ऐसे हैं जिसकी जानकारी सुमन के द्वारा मिल चुकी है। कई दस्तावेज ईडी के अधिकारियों के पास है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी पूछताछ है उसमें पूजा सिंघल के तरफ से जो भी बयान या जवाब दिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है। और इसी वजह से ईडी ने न्यायालय में भी अपनी अर्जी दी थी कि रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खनन पदाधिकारियों से लगातार पूछताछ की गई है, लेकिन अब तक जो साहेबगंज के डीएमओ है, जो खनन पदाधिकारी है, उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है, क्योंकि वो अपने निजी कारणों की वजह से छुट्टी पर थे और आज के बाद से वो फ्री हो पाएंगे। तो कहा जाए तो कल उम्मीद की जा रही है कि कल साहेबगंज डीएमओ आएंगे, तो ऐसे में उनसे पूछताछ होगी। उस दरमियान पूजा सिंघल का रहना ईडी के कस्टडी में कहीं ना ओम प्रकाश, लेकिन लगातार कई दिनों से बातचीत की जा रही है पूजा सिंघल से। ऐसी कौन सी बात है जो अब तक ईडी के द्वारा नहीं उगलवा पाई है और लगातार ये पूछताछ की जा रही है, रिमांड की अवधि बढ़ाई जा रही है?
जी, खासकर बात की जाए तो पल्स अस्पताल से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसमें कई ऐसे चीजें मिले हैं, जैसे उसके निर्माण की बात हो या फिर जमीन को लेकर, तो निर्माण या फिर उसके एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हो या फिर इक्विपमेंट को लेकर, तो उसमें जो चीजें मंगाई गई हैं उसका सोर्स इनकम कहाँ था, पैसे किस तरह से दिए गए, क्यों, कैसे भुगतान किया, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं जो जवाब है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिस कारण ईडी उन बातों से संतुष्ट नहीं हो पा रही। तो वहीं ओम प्रकाश, डीएमओ से जो पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ पूजा सिंघल से भी लगातार पूछताछ हो रही है, क्या डीएमओ के जवाब और पूजा सिंघल से बातचीत में कोई कनेक्शन ऐसा नजर आ रहा है? जी, अब तक जो जानकारी मिली है, साहिबगंज जो डीएमओ है, जो कि इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी बताया जा रहा है, उनसे पूछताछ नहीं हुई, तो ऐसे में उनके आने के बाद ही पूरा मामला पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ईडी के सामने खुल पाएगा और उसके बाद ही पूछताछ का कोई आधार मिल पाएगा। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो पूजा सिंघल की रिमांड अवधि और 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है ताकि स्पष्ट तौर पर और भी बातें सामने खुलकर आ सके। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चतरा की पीपरवार में एएनआईए की तरफ से छापेमारी जारी है। टेरर फंडिंग मामले में कोयला कारोबारी के ठिकाने पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम कोयला कारोबारी बबलू सागर मुंडा के 6 ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। टीम दस्तावेज को भी खंगाली, साथ ही टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों को भी लगातार खंगाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की तरफ से 6 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और गोड्डा में कल आए तूफान ने कई घरों को उजाड़ दिया। इनमें सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं डुमरिया पंचायत का दरघट्टी गांव। इस गांव में आंधी की वजह से 30 से 40 घर उजड़ गए। तेज हवा ने फूस के घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं एस्बेस्टस शीट को कई किलोमीटर तक उड़ाकर ले गए। हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि गांव में बने विवाह भवन को भी तहस नहस कर दिया। वहीं पक्के घरों की बाउंड्री वॉल के साथ गेट को क्षतिग्रस्त किया। तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए आशियाने के नष्ट होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। घर तहस नहस हो चुके हैं। खुले आसमान में रात काटने को लोग मजबूर हैं। मुखिया की ओर से दिन में राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही, लेकिन प्रशासन और अधिकारी लोगों की परेशानी पर लापरवाह साबित हुए। जब ऐसा गाय माल था घर में, हम लोग देखें क्या घर द्वार कड़कने लगा तो हम लोग निकल गए घर से। अब पूरा बारिश हवा पानी पूरा आने लगा। अब कहाँ जाएंगे बच्चा बुतरू लेकर, गाय बकरी लेकर? तो आंधी में कहाँ रहे फिर? यहीं पे थे, रोड पे ही? हाँ, रोड पे थे। डर नहीं लग रहा था? डर लग रहा था, क्या कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? जखनी होला तक नहीं तो कहाँ चलो? यहीं चलिए बाबा, घरे में। एकरे में रहे चला? तो रात भर तो सब चीज खत्म हो गया, तो खाना पीना कुछ हो ना तो बाबा देखो। तो हम लोग पहले ऐसे घर को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास छत नहीं है उनको तिरपाल दिया जाए, खाने का सामान नहीं है उनको राशन दिया जाए। सेकंड, हम ऐसा लिस्ट बना रहे हैं जिसपे लोगों की हानि हुई है, क्षति हुई है। क्षति जैसे किसी का गुहाल गिर गया है, किन्हीं का घर का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए हम एक अलग लिस्ट पे काम कर रहे हैं। पूरे ग्रामीणों के साथ ये भ्रमण कर रहे हैं और सीओ साहब को भी हमने इन्फॉर्म किया है, बीडीओ साहब को भी इन्फॉर्म किया है। झारखंड में भयावह तूफान, आंधी, मौत और कई घर उजड़ गए। इसका असर गोड्डा में खास करके देखने को मिला है कि झारखंड के अलग अलग जगहों में जरूर आंधी ने तबाही मचाई है, लेकिन गोड्डा में जो तबाही मचाई है वो हम आपको आज दिखाएंगे। जिस तरीके से गोड्डा में पहले 2 की मौत कल पुष्टि हुई और उसके बाद दरघट्टा गांव की जो तस्वीर सामने आई वो बहुत ही भयावह है। डुमरिया पंचायत के अंदर दरघट्टा गांव और करीबन 30 से 35 घर इस गांव के उजड़ गए हैं। आप देखिए कि गरीबों का आशियाना किस तरीके से उजड़ गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि 2 से 3 दर्जन घर जो हैं इस पूरे गांव के वो उजड़ गए हैं। हालांकि कल ही ये तबाही के बाद अब तक जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो भी अनाज थे वो इसी घर के अंदर दब गए हैं और अब कुछ भी इनके पास नहीं बचा है। हालांकि स्थानीय जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं वो अभी यहाँ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जो ग्रामीण हैं उन्हें जो मदद की चीज़ें हैं वो पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस
जिस तरीके से ये तबाही हुई है, जिस तरीके से ये डिजास्टर हुआ है, कहीं ना कहीं जो घर के लोग हैं वो दुख में हैं। और सिर्फ घर ही नहीं, जो चदरे के मकान थे, हालांकि गांव में कुछ ऐसे पक्के के मकान भी देखे गए हैं जिसको इस आंधी ने तबाही मचाई है और जो पक्के के मकान हैं वो भी टूटे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। वहीं बोकारो के जरीडी में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शव मल्हान टार खेल मैदान में एक अर्धनिर्मित कमरे में मिले। मृत युवकों के नाम अजय सिंह और अनूप स्वर्णकार है। परिजनों ने पूरे मामले में हत्या की आशंका जाहिर की। जिस कमरे से दोनों युवक का शव मिला, वहां से बियर की बोतल मिली है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव देखने से आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दोनों के शरीर पर जलने के निशान हैं। साथ ही मोबाइल फोन के साथ ईयरफोन भी जल चुका है। हालांकि मौत की वजहों की पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बुलाया तो स्पॉट पर पहुंचे तो देखे कि रूम में दोनों जने जो है सो गिरे पड़े हैं। ठंडिंग से मौत हुई है। अभी तक तो देखने से यही लग रहा है कि थंडरिंग से लग रहा है, लेकिन अब जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता तब तक कैसे मान लिया जाए। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट हम लोग तैयार किए हैं, तो देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि थंडरिंग के चलते इनका बॉडी का भी बाल जला हुआ है, बेल्ट में भी है निशान, हेडफोन भी जल गया है। तो प्रथम दृष्टया जो है थंडरिंग का ही मामला लग रहा है। इसके बाद फर्दर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गढ़वा में मुखिया प्रत्याशी का पैसा बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सदर प्रखंड के मध्या पंचायत का है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया गया। वीडियो में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति को 9,500 गिनकर देते हुए दिखाई दे रहे और मुर्गा खाने और शराब पिलाने की बात भी की जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों की एक टीम ने मुखिया के घर पहुंचकर इसकी जांच की, जिसमें मामला बिल्कुल सही पाया गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मध्या पंचायत में बिंदु देवी जो मुखिया प्रत्याशी हैं और उनके पति संजय चौबे के विरुद्ध मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त रामनाथ पासवान डंडई प्रखंड में जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।